चाय के पौधों को झाड़ी और दरख्त दोनों शक्लों में उगाया जाता है। इनकी शाखों के सिरों पर उगने वाले नन्हे नन्हे पत्तों और कॉम्पलों से चाय तैयार की जाती है, जो तकरीबन दुनिया भर में आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। चाय की काश्त और इससे मशरूब बनाने का रिवाज आज से तकरीबन 2500 साल कबल चीन में शुरू हुआ, जो बाद में मौजूद जमीन और आबो हवा की मुनासबत से दुनिया के तमाम खित्तों में फैल गया। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, जिसे खुदा ने हर किस्म के ज़मीनी, मादनी और आबी वसाइल से मालामाल किया है। हमारी दरामदी अशिया की फहरिस्त में पेट्रोलियम, खुर्दनी तेल और खाद के बाद चाय का नंबर आता है। गुज़श्ता चंद बरसों में चाय के दरामद पर हर साल तकरीबन 10 अरब रुपए का ज़र मुबादला खर्च हुआ है, जबकि हमारी आबादी में सालाना 3% शरह से इजाफा हो रहा है। इसलिए ये रकम भी आबादी के लिहाज से बढ़ती जा रही है। इस कीमती ज़र मुबादला को बचाने के लिए 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने चीन के साथ चाय की काश्त में ताउन का मुआहिदा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल इस्लामाबाद में चाय के चीनी माहिरीन की मदद से सर्वे करके हजारा और सवात के इलाकों में काफी रकबा ज़मीनी ख्वास और आबो हवा के लिहाज से चाय की काश्त के लिए मौजू करार दिया है। चाय के कौमी तहकीकाती इदारे शिनक्यारी में किए गए तजर्बात के मुताबिक 1 एकड़ से 4000 किलोग्राम से ज्यादा खाम पत्ते काली चाय बनाने के लिए हासिल किए गए हैं, जिनसे तकरीबन 1 टन फी एकड़ काली चाय हासिल हो सकती है। ताहम आम जिम्मेदार के बाग से 2500 किलोग्राम सब्ज पत्ते हासिल हुए हैं, जिससे 550 किलोग्राम काली चाय बनाई जा सकती है। मयारी लिहाज से ये चाय दुनिया के बेहतरीन अक़साम में से एक है। हजारा और सवात के इलाकों में 1,50,000 एकड़ रकबा चाय की काश्त के लिए मौजू करार दिया गया है। आपका नाम? रुस्तम खान। रुस्तम खान, आप कहाँ के रहने वाले? बफा के। ये किस जिले में? हाँ, ये जिला मानसरा में। रुस्तम खान साहब ने सन 1958 में इसके कामयाब तजुर्बा किया। उसने बीज मंगवाए और वो लगा के उसने उसकी बढ़ोतरी देखी। चाय एक बामौजज़ा दवा है। ये इंसानी जिस्म को ताजगी बख्शती है, प्रिवेंट्स कैंसर को रोकने में मदद देती है, रिस्ट्रिक्ट्स द इंक्रीज ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, खून में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने से रोकती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है। चाय के पौधों के लिए वही अवामिल जरूरी हैं जो दीगर पौधों के लिए होते हैं, लेकिन इनके 2 अवामिल यानी आबो हवा और जमीन का कीमियाई रद्द-ए-अमल खास अहमियत के हामिल हैं। चाय के पौधों की आबी जरूरियात दीगर फसलों से ज्यादा होती हैं और बारिशें इसकी बेहतर पैदावार में अहम किरदार अदा करती हैं। मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने के लिए सालाना 1000 मिलीमीटर या 40 इंच से 1500 मिलीमीटर या 60 इंच तक बारिश की जरूरत होती है। ताहम बारिश के साथ साथ सालाना औसत दर्जा हरारत 15 से 25 दर्जे सेंटीग्रेड तक कायम रहे तो पौधे की पैदावारी सलाहियत मजीद बढ़ जाती है। चाय की काश्त में जमीन की हालत और तेजाबियत किस तरह से होनी चाहिए? इसकी 3 जो है रिक्वायरमेंट है। एक, इसको तेजाबी मिट्टी चाहिए जिसका पीएच 5 से लेके 6 तक हो, 6 से कम हो। दूसरी इसकी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो हाई रेनफॉल है, जो मिनिमम 1000 मिलीमीटर हो। अगर 1000 मिलीमीटर से कम हो, बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ बारिश 1000 मिलीमीटर से कम है तो उसको फिर मसनूई तौर पे अपाशी की जाती है। और थर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो चीप सस्ता लेबर। अब हमारी जो रिसर्च फंडिंग है जो गुज़श्ता 15-20 साल से हमें, एक तो पहली बात तो ये है कि इसकी हेल्दी ग्रोथ हमने देखी। इस वक्त बटन में 2 एकड़ पे जो 1982 की प्लांटेशन है वो ग्रो हो रही है सक्सेसफुल, फ्लैश ग्रीन, बारानी कंडीशन के तहत, कहीं कोई इरिगेशन नहीं है। हमारे अपने इंस्टीट्यूट में जो चाइनीज़ की मदद से हमने 30 एकड़ पे प्लांटेशन की है वो 1986 से ग्रो हो रही है। और इस वक्त फार्मर फील्ड पे 10-12 एकड़ पे प्लांटेशन है चाय के, जो 1993-94 में काश्त हुई है। प्रोडक्शन पैकेज जिसके इस फसल के बारे में तौर तरीके, इनको किस वक्त लगाया जा सकता है, कैसे नर्सरी में उगाए जा सकते हैं, इसकी बिरकात की मकदार, सब कुछ जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो हमने फार्मर के लिए उर्दू में चाय की काश्त की सूरत में
ہم نے پبلش کیا ہے. روایتی طور پر نرسری میں چائے کے پودے اگانے کے لیے بیج استعمال کیا جاتا ہے، تاہم نرسری چائے کے باغ میں پہلے سے منتخب شدہ اچھے پودوں سے حاصل کردہ قلموں سے بھی تیار کی جاتی ہے. اس طریقے سے پودے اگانے کے لیے پہلے نرسری میں کیاریاں تیار کی جاتی ہیں. ان کی چوڑائی تقریباً 1 میٹر یا 3.4 فٹ رکھی جاتی ہے. کیاریوں کی مٹی ریتلی، میرا اور تیزابیت 5 سے کم اور 6 سے زیادہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یاد رہے کہ نرسری میں چائے کے ننھے پودوں کو تیز دھوپ اور آندھی سے بچانے اور مناسب نمی برقرار رکھنے کے لیے انہیں پلاسٹک یا نائلون کے جال سے ڈھانپنا چاہیے. نائلون کی چادر کو مختلف قسم کے کھمبوں سے تقریباً 180 سینٹی میٹر زمین سے اونچا رکھا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت نرسری میں کام کیا جا سکے. صحت مند اور معیاری بیج عام طور پر چائے کے ان درختوں سے حاصل کیے جاتے ہیں جو صرف بیج حاصل کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. چائے کا بیج چونکہ بادام کی طرح حفاظتی خول کے اندر ہوتا ہے، اس لیے بوائی سے پہلے اس کا تر ہونا یا پانی میں ڈبونا ضروری ہے تاکہ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے ہلکے اور کھوکھلے بیج پانی کی تہہ میں بھاری اور صحت مند بیج سے علیحدہ کیے جا سکیں. لہٰذا بونے سے پہلے بیج کو کم از کم 48 گھنٹے پانی میں ڈبوئے رکھنا چاہیے. بیج کو پرکھنے کے بعد اسے نرسری میں پلاسٹک کے تھیلوں میں جن کا سائز 8x4 سینٹی میٹر ہو یا 4.5 سے 10 سینٹی میٹر ہو اس میں بویا جائے، جو اچھی قسم کی ریتلی میرا اور مناسب تیزابیت والی مٹی سے بھرے ہوں. بیج بونے کے بعد اسے وقتاً فوقتاً پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ مناسب وتر قائم رہے. کلموں کی نرسری کے لیے ہم کلمے لیتے ہیں، بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 6 یا 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے تاکہ اس پودے کو ہم اس کلموں کے لیے بڑھوتی کے لیے اس کو چھوڑ دیں. جو ہی وہ کلمیں تیار ہو جاتی ہیں وہ تقریباً ہمارے ہاں کے موسم کے مطابق جولائی کا مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ کلمیں ہمارے پاس تیار ہو جاتی ہیں. اگرچہ اس طریقے سے اچھے اور صحت مند نسل کے پودے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ نسبتاً مہنگا اور محنت طلب کام ہے. تاہم صحت مند قلمیں حاصل کرنے کے لیے منتخب پودوں کی 6 سے 8 ماہ پہلے شاخ تراشی کر دینی چاہیے. اس طرح نئی اگی ہوئی شاخوں سے ایسی قلمیں تیار کی جاتی ہیں جن کی کونپلیں ابھی پھوٹی نہ ہوں اور یہ زیادہ نرم یا زیادہ سخت نہ ہوں. تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ایک پتے والی قلمیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں. بیج کی طرح قلمیں بھی پہلے سے تیار کی ہوئی پلاسٹک کی تھیلیوں میں لگائی جاتی ہیں. قلمیں لگانے کا موزوں وقت وسط اگست سے وسط اکتوبر تک ہوتا ہے. یاد رہے کہ قلمیں لگانے کے بعد انہیں سایہ مہیا کرنا بہت ضروری ہے. نرسری میں لگائے گئے پودے بیج سے تیار کیے گئے ہوں یا قلموں سے کیاریوں پر ہوں یا پلاسٹک کی تھیلیوں میں تقریباً 1 سال بعد نومبر سے دسمبر تک کھیت میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. چائے کی کاشت کے لیے ڈھلوان یا ہموار سطح والی زمین جس میں مٹی کی گہرائی کم از کم 90 سینٹی میٹر یا 3 فٹ ہو اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ عمل نکاس بھی مناسب ہو موزوں سمجھی جاتی ہے. زمین ہموار ہو تو اس میں گہرا ہل چلا کر اسے نرم کر دینا چاہیے اور اس میں موجود جڑی بوٹیاں، گھاس اور پودوں کی جڑیں وغیرہ اکٹھی کر کے جلا دینی چاہیے تاکہ وہ چائے کے پودے کے ساتھ دوبارہ اگ کر فصل کی پیداوار میں کمی کا باعث نہ بن سکے. اگر زمین کی تیزابیت 6.5 سے زیادہ ہو تو چائے کاشت کرنے سے بیشتر اس میں گندھک، سلفر یا ایلومینیم سلفیٹ یا دونوں کی مناسب مقدار استعمال کر کے اس کو تیزابی بنانا ضروری ہے. بہرحال یہ کام زرعی ماہرین کے مشورے اور ہدایت کے مطابق کیا جانا چاہیے. ایک پودے سے دوسرے پودے کا فاصلہ ہم 2 فٹ اور قطار سے قطار کا فاصلہ ہم 4 فٹ رکھتے ہیں. اس طرح تقریباً 1 ایکڑ میں 5000 پودے جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. گڑھے کھودنے کے بعد ان سے نکالی ہوئی کچھ مٹی میں گوبر کھاد کی مناسب مقدار ملا کر انہیں اچھی طرح بھر دینا چاہیے تاکہ اس میں لگائے جانے والے پودے تیزی سے نشو و نما پا سکیں. پودے کھیت میں منتقل کرنے سے قبل یا فوراً بعد ان کے اوپر والے نرم حصے کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے نشو و نما پا سکیں. پودے کو ہم ٹرین کرتے ہیں، اس کو پہلے سال 9 انچ کے ہائٹ پہ اس کو کاٹ دیتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ایک جھاڑی بنا سکیں. تو پہلے سال ہم اس کو فرٹیلائزر دیتے ہیں، امونیم سلفیٹ اور ڈی اے پی اور پوٹاشیم سلفیٹ. اس کو ہم 3 وقفوں سے سال میں اس کو ہم فرٹیلائزر دیتے ہیں تاکہ پودا جو ہے وہ بڑھ سکے. اس طرح 3 سال تک ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور مختلف
हाइट्स पे उसको हम काटते हैं। उसके बाद जब ये बुश बन जाती है तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में तकरीबन कुछ 3 से 4 साल तक ये अपनी फसल शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम उसकी प्लकिंग शुरू करते हैं। हर साल इसके जो फर्टिलाइज़र के या खादों की जो मिकदार है वो बदलती रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे किसानों के पास होल्डिंग्स जो हैं वो कम हैं, तो हर एक ज़मींदार ये सवाल उसका ये होता है कि हम पहले 3-4 साल तक क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान हम मुख्तलिफ फसलों की इंटरक्रॉपिंग करते हैं। मसलन आज जो हमने अपने तजर्बाती तौर पे किए हुए हैं उसमें हम सब्जियां लगाते हैं, उसमें हम मकई लगाते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की और सोयाबीन लगाते हैं। तो ये प्लांट उससे ज़मींदार को पहले 3 साल के अंदर जो आमदन होती है वो तो बाकायदा मिलती रहती है और साथ साथ ही पौधा जो है वो भी उगता रहता है। दीगर फसलों की तरह चाय की फसल की पैदावारी सलाहियत जड़ी बूटियों, ज़रर रसा कीड़ों और मुख्तलिफ बीमारियों से बुरी तरह मुतासिर होती है। लिहाजा इनके बुरे असरात से बचने के लिए बरवक्त इक़दाम जरूरी हैं, जिनके लिए चाय के कौमी तहकीकाती इदारे के ज़रई माहिरीन से बरवक्त राब्ता जरूरी है। इब्तदाई सतह पर जड़ी बूटियां पौधों के नशोनुमा पर बुरी तरह असरअंदाज होती हैं, जिनको हाथ या कुदाली वगैरह से निकाल देना चाहिए या फिर इनको कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल करके खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी कीमियाई मुरक्कब इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल रखना जरूरी है कि इससे चाय के पौधे मुतासिर न हों और स्प्रे सिर्फ जड़ी बूटियों पर और जमीन पर गिरे। जिन ममालिक में चाय बकसरत पैदा होती है वहाँ इसे मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े मकोड़े नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक चंद एक कीड़े मकोड़े ऐसे पाए गए हैं जो चाय को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे भूरी सुंडी, तेला और कटवर्म है। चाय दायमी फसल है। इसकी चंद एक नुमायां खुसूसियात जो दूसरी फसलों से मुनफरिद हैं वो ये कि चाय के लिए तेजाबी ज़मीन, ज़्यादा बारिश और सस्ती लेबर की ज़रूरत है। चाय का पौधा 70 से 100 साल चल सकता है। कलर और बंजर ज़मीन में काश्त हो सकती है। चाय के पौधे को काट कर बतौर बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक टी और सब्ज चाय दोनों उगाई जा सकती हैं। जानवर इसको नहीं खाते, हमेशा सरसब्ज रहती है और बाज़ हालात में 15 मीटर बुलंद दरख्त की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तमाम बड़ी फसलों से ज्यादा आमदन वाली फसल है। बहुत ज्यादा मुलाजमत के मौके फराहम करती है। बेकार जमीन को काबिल पैदावार बनाती है। माहौल को आलूदगी से महफूज रखती है। जमीन को कटाव से महफूज रखती है और डैम और पानी के ज़खायर को बढ़ाती है। चाय के पौधों की शाख तराशी जिन मकासद के लिए की जाती है उनमें पौधे से मुस्तकिल तौर पर पत्ते हासिल करना, नए निकलने वाले शगुफों की बढ़ोतरी को तेज करना, पौधे को ज्यादा से ज्यादा फैलने और ज्यादा पत्ते पैदा करने के लिए तैयार करना, पौधे की ऊंचाई को आसान नहज तक कायम रखना, पुरानी और बीमार शाखों को खत्म करके नई और सेहतमंद शाखें पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा पत्तों को पौधे की खुराक तैयार करने के लिए कायम रखना और नए पत्तों के निकलने के अमल को तेज करना। अक्टूबर में हमारी जो पैदावारी सलाहियत है पौधे की वो स्टॉप हो जाती है और ये डॉर्मेंट सीज़न कहलाया जाता है। इस दौरान हम पौधे की एक ट्रेनिंग करते हैं और इसकी थोड़ी सी हम प्रूनिंग करते हैं जिसको हम स्किफिंग कहते हैं। तो वो इस तरीके से की जाती है। तो ये कैंचियों के साथ हम करते हैं, एक ख़ास हाइट पे हम इसको काटते हैं। उसमें ये होता है कि आइंदा आने वाले मौसम बहार में जब नए पत्ते निकलते हैं तो वो ज़्यादा निकलते हैं और इसका एक ये फ़ायदा होता है कि पौधे का फैलाव जो है वो बढ़ जाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके शूट्स निकलते हैं। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शाख तराशी का अमल उस वक्त शुरू करना चाहिए जब पौधे की जड़ों में वाफिर मिकदार में खुराक मौजूद हो और पौधे की बढ़ोतरी नामसाइद हालात की वजह से सुस्त पड़ जाए। ताहम ज्यादा मुनासिब होगा शाख तराशी का अमल एक आध बारिश होने के बाद किया जाए ताकि पौधे की नशोनुमा के लिए जमीन में मुनासिब नमी मौजूद हो। शाख तराशी करते वक्त ये बात ज़हन नशीन रखी जाए कि शाख को साबिका शाख तराशी वाले निशान से तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाए। ताहम अगर पौधे की जड़ों में मौजूद खुराक कम हो तो शाख तराशी करते वक्त अतराफ की 2-3 शाखें छोड़ दी जाएं ताकि पौधे में खुराक बनाने का अमल जारी रहे। लेकिन जब नशोनुमा शुरू हो जाए तो ये शाखें भी काट दी जाएं। शाख तराशी का अमल 5 से 6 साल के अरसे में एक दफा किया जाए और इसके लिए पौधे को मुनासिब ऊंचाई पर काटा जाए, लेकिन ज्यादा मुनासिब ऊंचाई 45 सेंटीमीटर ही।
ताकि पौधों की जड़ों में मौजूद खुराक को पौधे के इस्तेमाल में लाया जा सके। शाख तराशी से तकरीबन 3 माह कबल NPK खाद का इस्तेमाल जड़ों में खुराक जमा करने के लिए अच्छा रहता है। मौसम सरमा के अलावा कुछ अरसे के लिए खुश्क मौसम के बाद शाख तराशी जड़ों में खुराक जमा करने के लिए मुफीद रहती है। पत्ते चुनने का अमल इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि काश्तकार के नफे का दारोमदार इन्हीं पत्तों पर होता है, जिसमें काम करने वालों की मजदूरी के अलावा कई और अनासिर भी शामिल हैं। मसलन अगर पत्ते चुनने का अमल बहुत थोड़े वक्फे के बाद दोहराया जाए तो इस तरह शगुफे बहुत छोटे पैदा होंगे, और अगर वक्फा बढ़ा दिया जाए तो पत्ते काफी बड़े हो जाने की वजह से जाया करने पड़ेंगे। इसके अलावा पत्ते पैदा होने का तसलसल और दर्जा हरारत को भी मद्देनजर रखना चाहिए, ताहम आम हालात में पत्ते चुनने की रफ्तार चंद दिनों से लेकर तकरीबन 2 हफ्तों तक हो सकती है। आमतौर पर पत्ते चुनने का मयार 2 पत्ते और 1 गांठ पर मुश्तमिल है। इसके बरक्स अगर बहुत छोटे पत्ते चुन लिए जाएं तो दूसरी मर्तबा फसल बहुत कम होगी। हम जो शाम तक पत्ते रिसीव करते हैं, जो सुबह तोड़े जाते हैं, उनको एक ऐसे रूम में लेके जाते हैं जिसको विदरिंग रूम कहते हैं। वहाँ पत्तों को मुरझाया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको 14 से 16 घंटे चाहिए, और आम रूम टेम्परेचर पे इनको हम रखते हैं ताकि इसमें से 30 से 50% तक नमी जो है उसको खारिज किया जा सके, ताकि पत्तों को बासानी कुचला किया जा सके बगैर उसका जूस ज़ाया होने के। इसमें कुछ अरोमेटिक कंपाउंड्स की सेटिंग हो सके। इसके बाद इस पत्ते को फ़ौरन रोलिंग मशीन पे ले जाया जाता है। रोलिंग मशीन पे ले जाने के बाद इन पत्तों को कुचला करते हैं ताकि सेल्स टूट के आगे इसके जो कप करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें दे सकें। रोलिंग से पत्ता रिसीव करने के बाद हम इसकी मुख्तलिफ ग्रेड्स इसके बनाते हैं, बारीक, मोटी, दानेदार, एक ख़ास सिफ्टर से गुजारते हैं। सिफ्टर से गुजारने के बाद यहाँ तक जो पत्ता हमें रिसीव होगा उसको हम उसको हम जो है फिज़िकल चेंजेस कहेंगे। फिज़िकल चेंजेस के बाद इसको खमीरा खाने में लेकर जाते हैं, जहाँ के ये फाइन टिनी पार्टिकल्स जो हैं अपना कलर तब्दील करते हैं। ग्रीन से क्यूप्रिक गोल्ड, सब्ज़ से पुराने सोने की तरह इसका कलर हो जाता है, और इस दौरान ये मीठी खुशबू देना शुरू कर देते हैं। जब ये मीठी खुशबू इसकी शुरू हो जाए, तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे चाहिए, और इसका खमीरा खाना का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद फिर हम इसको फ़ौरन उजलत के साथ इसमें से मॉइस्चर कंटेंट्स रिडक्ट करने के लिए इसको ड्रायर पे ले जाते हैं, जहाँ इस पे हॉट एयर दी जाती है तकरीबन 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 15 से 20 मिनट इसको चाहिए। वहाँ से जो हम चाय निकलेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% नमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर नमी होगी तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। यहाँ से चाय लेने के बाद इस चाय को रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 2 से 3 माह का दरकार होता है, ताकि इसमें खुशबू के मादे जो वो डिवेल्प हो सकें और ये अपना सही जायका बना सके। इन प्रोडक्ट को लेने के बाद फिर हम इसको मुख्तलिफ ग्रेड्स की चाय से ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग के बाद और टी टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट के बाद फिर हमारे जो लोगों का टेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इस चाय को मार्केट में लेके आते हैं। चाय के कौमी तहकीकाती इदारे के माहिरीन ने चाय के पौधों की कामयाब काश्त और पैदावार इलाके में यकीनी बना दी है। बेहतरीन पैदावार और बेहतरीन खुसूसियात रखने वाली चाय कम लागत पर मुमकिन बना दी गई है और बहुत ज्यादा इलाके की निशानदेही कर दी गई है। मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने के लिए संजीदा इक़दाम का फैसला कर लिया गया है। मुस्तकबिल की जरूरत ये है कि बड़े रकबे पर हजारा और सवात में चाय की काश्त इंतहाई जरूरी है, ताकि मुल्क की मईशत पर मजीद बोझ ना पड़े। ये कोशिश मैंने इसलिए की, जब मैं शिनक्यारी गया तो महकमों वालों ने कहा इस जमीन में चाय लगाओ, इसमें बहुत फायदा है, मेहनत करोगे तो 100 साल तक फसल लोगे। लिहाजा मैंने कमात, शलजम और मूली की फसल छोड़कर ये पौधे लगाए बहुत शौक के साथ। इस शौक का 6 साल बाद मुझे 1200 रुपया मिला। 1200 रुपए से मेरी मेहनत भी पूरी ना हुई। इसके लिए बराए मेहरबानी काली चाय का प्लांट लगाएं, ताकि बकिया जमीन पर भी चाय काश्त करें और पैदावार बढ़े और हमारी मेहनत रंग लाए, ताकि हम और चाय काश्त करें। पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल ने कौमी चाय तहकीकाती इदारे के ज़रई माहिरीन की ज़ेरे निगरानी जिला मानसेहरा शिनक्यारी के मकाम पर चाय की काश्त को यकीनी बनाकर आम काश्तकार को न सिर्फ तरबियत देने के इंतजामात किए, बल्कि इसकी अहमियत और अफादियत को भी अयां कर दिया।
ادارے نے چائے کی کاشت ملک کی معاشی حالت بدلنے اور زمینی کٹاؤ اور بے روزگاری کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر متعارف کروایا۔ اس سلسلے میں کاشتکار اپنے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دیں تاکہ انہیں مستقبل میں بہترین نتائج حاصل ہوں۔